Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. Saddam Hussein was a bad guy, right? He was a bad guy, really bad guy. But you know what he did well? He killed terrorists. He did that so good. सद्दाम हुसैन का नाम आज भी मिडिल ईस्ट की सियासत और दुनिया की तारीख का एक डार्क चैप्टर के तौर पर लिया जाता है। सद्दाम की मौत सिर्फ एक शख्सियत की कहानी नहीं, बल्कि जियोपॉलिटिक्स, ऑयल डिप्लोमेसी और सुपर पावर्स की अनएंडिंग ग्रीड की मिसाल है। सद्दाम हुसैन 28 अप्रैल 1937 को तिक्रित इराक के एक गरीब और मजलूम खानदान में पैदा हुए। उनके वालिद का इंतकाल उनके पैदा होने से पहले ही हो गया था और उनकी परवरिश उनकी वालिदा और मामू के साथ हुई। उन्होंने अपने जवानी के दिनों में मिस्री लीडर गमाल अब्देल नस्सेर से असर लिया, जो पैन अरब नेशनलिज्म के सपोर्टर था। यही आइडियोलॉजी सद्दाम के सियासी सफर की बुनियाद बनी। 1957 में सद्दाम ने बाथ पार्टी ज्वाइन की, जो अरब यूनिटी और सोशलिज्म को प्रमोट करती थी। उसके बाद वो बगदाद में स्टडी के लिए आए, लेकिन 1959 में उन्होंने इराक के डिक्टेटर अब्दुल करीम कासिम के खिलाफ एक फेल्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट में हिस्सा लिया। ये इंसिडेंट उन्हें सीरिया और फिर इजिप्ट ले गया, जहां उन्होंने अपनी एजुकेशन मुकम्मल की और कैरो यूनिवर्सिटी से लॉ की तालीम हासिल की। यहाँ उन्होंने अमेरिका और यूरोप के आइडियोलॉजीज का एनालिसिस किया और अपनी सियासी सोच को मजबूत बनाया। सद्दाम 1963 में इराक वापस आए, जब बाथ पार्टी टेम्पररीली पावर में आई, लेकिन 1968 में उन्होंने एक मिलिट्री कूप की मदद से बाथिस्ट गवर्नमेंट को मजबूती दी। यहाँ से उनका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा। 1970 के दौरान उन्होंने ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज किया, एजुकेशन और हेल्थ केयर सिस्टम्स को इम्प्रूव किया और इराक को इकोनॉमिकली मजबूत बनाने की कोशिश की। ये उनका गोल्डन पीरियड कहा जाता है। 1979 में सद्दाम हुसैन ऑफिशियली इराक के प्रेसिडेंट बन गए, जब उनके मेंटोर अहमद हसन अल-बकर ने रेजिग्नेशन दिया। उनके रूल का आगाज स्ट्रिक्ट अथॉरिटेरियन गवर्नेंस से हुआ। सद्दाम का प्रेसिडेंसी का दौर वॉर और तनाजात से भरा था। ईरान इराक वॉर 1980-1988 और गल्फ वॉर 1990-1991 ने उनकी लीडरशिप को ग्लोबल लेवल पर स्पॉटलाइट में ला दिया। उनका एटीट्यूड अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज के साथ कॉन्फ्लिक्टिंग था, जो बाद में उनकी डाउनफॉल का सबब बना। जैसा कि 2 अगस्त 1990 का दिन, जो न सिर्फ इराक के लिए बल्कि पूरी मिडिल ईस्ट के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। सद्दाम हुसैन, जो अपने डिक्टेटरशिप के दौरान अपने मुल्क को इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर बना चुके थे, उन्होंने कुवैत पर हमला कर दिया। सद्दाम का ये फैसला, जो दुनिया भर में एक शॉक था। सद्दाम हुसैन का कहना था कि कुवैत ने इराक की ऑयल रिजर्व्स को इलीगली एक्सप्लॉइट किया था। उनका ये दावा था कि कुवैत ने अपने ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रैक्टिसेस से इराक के ऑयल फील्ड्स को डैमेज किया और इससे उनकी इकोनॉमी को नुकसान पहुंचा। सद्दाम ने कुवैत पर यह भी इल्जाम लगाया कि वो अपने प्रोडक्शन लेवल्स को ज्यादा करके इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस को नीचे ले आए थे, जिसका असर इराक की इकोनॉमी पर पड़ रहा था। सद्दाम हुसैन की लीडरशिप में इराक ने अपनी पुरानी बाउंड्रीज को दोबारा एस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि कुवैत हिस्टोरिकली इराक का हिस्सा रहा है और उनका ये दावा था कि कुवैत ने अपनी इंडिपेंडेंस 1961 में इलीगली डिक्लेयर की थी। सद्दाम के लिए ये न सिर्फ इकोनॉमिक मसला था, बल्कि एक हिस्टोरिकल रॉन्ग था जो ठीक करना जरूरी था। दोस्तों, सद्दाम हुसैन ने 2 अगस्त 1990 को 100,000 से ज्यादा इराकी सोल्जर्स और टैंक्स के साथ कुवैत पर अटैक किया। इस हमले का मकसद था कुवैत को क्विकली कैप्चर करना और अपने टेरिटोरियल और इकोनॉमिक गोल्स को हासिल करना। कुवैत, जो एक छोटा सा एमिरेट था, सद्दाम के अटैक के लिए तैयार नहीं था। कुछ ही घंटों में इराकी फोर्सेज ने कुवैत सिटी पर कब्जा कर लिया और सद्दाम ने अपने आप को कुवैत के रूलर के तौर पर डिक्लेयर कर दिया। ये इन्वेशन पूरी दुनिया में एक डिप्लोमेटिक और मिलिट्री क्राइसिस का सबब बना। कुवैत पर सद्दाम का कब्जा तकरीबन 7 मंथ्स तक रहा। 2 अगस्त 1990 से लेकर 26 फरवरी 1991 तक। इस दौरान इराक ने कुवैत में अपना मिलिट्री कंट्रोल एस्टैब्लिश किया
और कुवैत के लीडर्स को एग्जाइल में भेज दिया। सद्दाम ने ये कब्जा अपनी मिलिट्री और पॉलिटिकल डोमिनेंस को साबित करने के लिए किया। यूनाइटेड नेशन ने सद्दाम हुसैन के हमले को इमीडिएटली कॉन्डेम किया और 6 अगस्त 1990 को इराक के खिलाफ इकोनॉमिक सैंक्शंस इंपोज कर दिए। सिक्योरिटी काउंसिल ने ये सफाई दी कि कुवैत की सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को प्रिजर्व करना जरूरी है। इसके बाद 29 नवंबर 1990 को यूएन रेजोल्यूशन 678 के जरिए इराक को 15 जनवरी 1991 तक कुवैत से अपने फोर्सेस को निकलने का अल्टीमेटम दिया गया। अगर सद्दाम हुसैन ये नहीं करते तो फोर्स का इस्तेमाल करने का हक दिया गया। यूनाइटेड स्टेट ने इमीडिएटली कोalition फोर्सेस का फॉर्मेशन शुरू कर दिया। प्रेसिडेंट जॉर्ज H.W. बुश ने सद्दाम हुसैन के इराक को फोर्सफुली विथड्रॉ करने के लिए मिलिट्री एक्शन की धमकी दी। अमेरिका ने ऑपरेशन डेजर्ट शील्ड के नाम से एक ऑपरेशन शुरू किया जिसमें इंटरनेशनल कोalition फोर्सेस को इराक के खिलाफ डिप्लॉय किया गया। ये मिलिट्री ऑपरेशन 7 अगस्त 1990 को स्टार्ट हो गया था। 16 जनवरी 1991 जब सद्दाम ने यूएन के अल्टीमेटम को इग्नोर किया तो ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हो गया। ये एक एयर कैंपेन थी जिसमें यूएस और एलीड फोर्सेस ने इराक के मिलिट्री टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। जनवरी के एंड तक कोalition फोर्सेस ने इराक के मिलिट्री डिफेंसेस को ध्वस्त कर दिया था। सद्दाम हुसैन का 7 मंथ लॉन्ग ऑक्यूपेशन जो कुवैत के लिए एक डार्क चैप्टर था 26 फरवरी 1991 को खत्म हो गया। कोalition फोर्सेस ने ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म के जरिए कुवैत को फ्री कर लिया। यूएस लेड फोर्सेस ने सद्दाम हुसैन को मिलिट्री डिफीट दी लेकिन सद्दाम ने अपने पॉलिटिकल पावर को पूरी तरह से नहीं छोड़ा। यूएन सैंक्शंस और नो फ्लाई जोन्स के जरिए सद्दाम को इराक के अंदर रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। इसके बावजूद उन्होंने अपने रेजीम को कायम रखा लेकिन गल्फ वॉर की डिफीट ने उनकी इंटरनेशनल रेपुटेशन को इरिवर्सिबल डैमेज पहुंचाया। यूनाइटेड नेशंस और अमेरिका ने मिलकर सद्दाम को इराक के कंट्रोल में रोका लेकिन इस वॉर ने मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप को हमेशा के लिए चेंज कर दिया। मेरे दोस्तों, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, सद्दाम हुसैन की इराक के प्रेसिडेंट के तौर पर तकरीबन 25 साल की हुकूमत के दौरान उनकी पॉलिसीज और एक्शंस ने अमेरिका के लिए कई बार एक थ्रेट का सबब बनाया। उनका कुवैत पर हमला 1990 और ईरान के साथ जंग 1980 to 1988 1990 के बाद सद्दाम हुसैन का इराक पर ग्लोबल प्रेशर्स बढ़ने लगे। लेकिन 2003 में जब अमेरिका ने सद्दाम के खिलाफ वॉर डिक्लेयर की तो इसकी वजह बहुत ही ज्यादा झूठे फैक्टर्स था। मार्च 2003 में यूएस प्रेसिडेंट जॉर्ज W. बुश ने इराक पर हमला कर दिया। 10 years ago, on March 19, 2003, President Bush announced the start of military action in Iraq, Operation Iraqi Freedom. Up This next, hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people. इस हमले का अहम सबब सद्दाम हुसैन पर ये इल्जाम था कि उनके पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD हैं जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बन सकते हैं। अमेरिका ने ये दावा किया कि सद्दाम हुसैन ने केमिकल, बायोलॉजिकल और न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं और उन्हें अपने दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करने की धमकी दे सकते हैं। इसके अलावा यूएस ने ये भी कहा कि सद्दाम का अल-कायदा जैसे टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ संबंध रखता है जो 9/11 के बाद से टेररिज्म को प्रमोट कर रहे थे। अमेरिका का सबसे बड़ा इल्जाम ये था कि सद्दाम के पास WMDs हैं। ये काफी पावरफुल जस्टिफिकेशन बना जो उनको वॉर के लिए इंटरनेशनली सपोर्ट दिलाने में मदद करता है। जॉर्ज W. बुश और उनके एड्स ने बार बार कहा कि सद्दाम ने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप किए हैं या उसके पास केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स हैं जो वो रीजनल और इंटरनेशनल लेवल पर यूज कर सकते हैं। There is no question whatsoever that Saddam is seeking and is working and is advancing towards the development of nuclear weapons. No question whatsoever. The nuclear armed Saddam will place the security of our entire world at risk. And make no mistake about it, if and once Saddam has nuclear weapons, the terror network will have nuclear weapons. जब सद्दाम हुसैन पर WMDs का इल्जाम लगाया गया तो यूनाइटेड नेशन ने 2002 में इराक में अनमूवेड यूनाइटेड नेशंस मॉनिटरिंग, वेरिफिकेशन एंड इंस्पेक्शन कमीशन
भेजी थी। यूएन इंस्पेक्टर्स ने मंथ्स तक इराक की फैसिलिटीज को इंस्पेक्ट किया, लेकिन उन्हें सद्दाम के पास कोई सिग्निफिकेंट वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। Continue production at some future point in time of weapons of mass destruction. We have not found yet, and I'm sure you know this, otherwise you would know it earlier, we have not found at this point actual weapons. It does not mean we've concluded there are no actual weapons. It means at this point in time, it's a huge country with a lot to do, that we have not yet found weapons. If I can say फिर भी अमेरिका ने अपना स्टांस कंटिन्यू रखा और कहा कि सद्दाम ने इंस्पेक्शंस को डिले किया था और वो छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब सद्दाम हुसैन ने WMDs का खुलासा नहीं किया और यूएन इंस्पेक्टर्स को अपनी मिलिट्री साइट्स पर पूरी एक्सेस नहीं दी, तो अमेरिका ने अपने ट्रूप्स को इराक में इन्वेड कर दिया बिना यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल अप्रूवल के। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के नाम से ये वॉर शुरू हुई और 20 मार्च 2003 को अमेरिकन फोर्सेस ने बगदाद की तरफ मार्च करना शुरू किया। इराक में इन्वेशन के बाद जो सबसे बड़ा शॉक था वो ये था कि कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं मिले। यूएस और यूके के इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो सद्दाम के खिलाफ वॉर को जस्टिफाई कर रही थी वो गलत साबित हुई। Intelligence community is widely regarded as having made a mistake with respect to weapons of mass destruction and whether Saddam Hussein had them at the time we went to war in March of 2003. Turns out the intelligence at the time was wrong. I've said to folks I think it was less an intelligence failure than a failure of imagination. ये बाद में साबित हो गया कि सद्दाम हुसैन के पास कोई न्यूक्लियर, केमिकल या बायोलॉजिकल वेपन्स नहीं थे। डेविड के जो यूएस के लीड वेपन्स इंस्पेक्टर थे, उन्होंने खुद भी ये एडमिट किया कि इराक में WMDs नहीं था। इसके बाद दुनिया भर में अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को काफी नुकसान पहुंचा और लोगों ने ये सवाल उठाया कि क्या ये वॉर एक झूठ पर मबनी थी। लेकिन फिर BHI मार्च 2003 में यूएस ने इराक पर हमला किया और सद्दाम हुसैन के रेजीम को टॉपल कर दिया। सद्दाम को मिलिट्री फोर्सेस ने भागकर छुपने के लिए मजबूर कर दिया। उनके रेजीम का कोलैप्स होने के बाद वो हाइडिंग में चले गए। इराक में तलाशी और ऑपरेशंस चलाए गए और 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को ऑपरेशन रेड डॉन के दौरान तिक्रित के एक गरीब इलाके में कैप्चर किया गया। सद्दाम हुसैन के पकड़े जाने के बाद उनको इराक की स्पेशल ट्राइब्यूनल के सामने लाया गया। उन पर कई इल्जाम लगाए गए जिनमें ह्यूमन राइट्स वायलेशंस, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी शामिल थी। सबसे प्रोमिनेंट केस अनफल कैंपेन का था जिसमें उन्होंने कुर्दिश पॉपुलेशन के खिलाफ जेनोसाइड का ऐलान किया था, जिसमें अल-अनफाल ऑपरेशंस के दौरान हजारों लोग मार दिए गए। सद्दाम हुसैन का ट्रायल 2005 में शुरू हुआ। ये ट्रायल पूरी दुनिया में कंट्रोवर्शियल था। सद्दाम ने अपने पर लगाए गए इल्जाम को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने आप को मासूम कहा। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम हुसैन को क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के लिए गिल्टी पाया गया और उन्हें किलिंग ऑफ 148 शीट मुस्लिम्स इन दुजैल के केस में जिंदगी भर का सजा दिया गया। ट्राइब्यूनल ने उनको डेथ सेंटेंस सुनाया। सद्दाम की मौत के बाद इराक में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ गई और उनके एग्जीक्यूशन ने इराक में सेक्टेरियन वायलेंस को बढ़ावा दिया। इराक पर हमले के पीछे अमेरिका की हिडन प्रॉफिट और चालें क्या थी? सद्दाम के किस प्लान से अमेरिका खौफजदा था? ये सब हम बताएंगे आपको इसके अगले एपिसोड में। हमारे चैनल द ईगल्स विजन को सब्सक्राइब जरूर